Assalamualaikum everyone. This is Cambridge O Level Mathematics Syllabus D. अच्छा पेपर है मई जून 2022 का पेपर 1 वेरिएंट 1. सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. राइट डाउन द वैल्यू ऑफ द 5 इन द नंबर 2,53,624. इस पर अगर हम यूनिट्स देखें तो हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे. पहले यूनिट आएगा, फिर टेंस आएगा, फिर 100 आएगा, फिर 1000 एंड देन 5 आएगा 10,000 में. जब 10,000 में आएगा तो 5 की हम प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं 50,000. Part B, the crowd at a sports event is exactly 35,687. Write this number correct to the nearest 10. Nearest 10 में हमें राउंड ऑफ करना होगा, जिसमें हम आखिरी डिजिट को देखेंगे. अगर ये 5 से ग्रेटर है तो पीछे वाला डिजिट चेंज कर देंगे. अब क्योंकि ये 7 है विच इज ग्रेटर देन 5 तो हम 8 को 9 कर देंगे. हमारे पास आंसर आ जाएगा 35,690. Question 2, Part A. Write down the number of lines of the symmetry of this diagram. अगर हम इसकी सिमेट्री चेक करें तो इधर से एक लाइन पे इसकी सिमेट्री बन रही है और कोई ऐसी लाइन नहीं है जिसमें इसकी एक और सिमेट्री बन रही हो, तो इसमें सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी. पार्ट बी, राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ दिस डायग्राम. अच्छा, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होता है कि अगर इस शेप को हम एक दफ़ा 360 पूरा घुमाएं तो कितनी बार ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आएगा. अगर अब इसको खुद ऑब्जर्व करना होगा, इसको पूरा 180 अगर घुमाएं तो ये इस पोजीशन में आएगा और जब दोबारा पूरा 360 हो जाएगा तब इस पोजीशन में आएगा. तो इसका मतलब 2 बार ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ रहा है. तो इसका आंसर हो जाएगा 2. क्वेश्चन 3, द टेबल शोज द एवरेज मंथली टेम्परेचर्स इन डिग्री सेंटीग्रेड इन विलायत. पार्ट ए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑफ दिस टेम्परेचर. डिफरेंस निकालने के लिए हम हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करेंगे. हाईएस्ट इसमें अगर टेम्परेचर देखें तो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और लोएस्ट है -12, तो हम कर देंगे 20 माइनस -12. द आंसर विल बी 32 डिग्री सेंटीग्रेड. पार्ट बी, इन फरवरी द एवरेज टेम्परेचर इन याकुट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो दैट इन विलायत. अच्छा, फरवरी में बता रहा है कि जो याकुट में जो टेम्परेचर है वो विलायत से 37 डिग्री लेसर है. मतलब जो विलायत का टेम्परेचर होगा फरवरी में उसमें हम 37 डिग्री को मजीद माइनस करेंगे. अगर हम फरवरी में विलायत का टेम्परेचर देखें तो वो -8 है, इसमें मजीद -37 करेंगे, इसमें आंसर आ जाएगा -45 डिग्री सेंटीग्रेड. क्वेश्चन 4, 2 cubes have a total volume of 152 centimeter cube. One cube has an edge of length 5 centimeter. Calculate the length of the other cube. क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L क्यूब. इसमें हमें एक क्यूब की लेंथ दी हुई है विच इज 5 सेंटीमीटर और इसमें बताया हुआ है कि जो 2 क्यूब्स हैं सिमिलर, उनकी जो टोटल वॉल्यूम होगा वो आएगा 152 सेंटीमीटर क्यूब. तो हम ये कर सकते हैं कि जो दूसरा क्यूब है उसकी लेंथ को हम एक दफ़ा x ले लें. अगर हम उसको x ले लें तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा x क्यूब और जो पहला वाला क्यूब है जिसकी एज 5 सेंटीमीटर है उसका वॉल्यूम आ जाएगा 5 क्यूब. तो हम टोटल वॉल्यूम ऐसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड. तो आ जाएगा 5 क्यूब प्लस x क्यूब इक्वल्स टू 152. अच्छा, 5 क्यूब इज 125 which will be subtracted on the right hand side. The answer will be 27. अच्छा, अब क्योंकि क्यूब रूट है, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स कर देंगे. x की जगह क्यूब कट जाएगा और 27 पे जब क्यूब रूट लगेगा तो आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर. पार्ट बी, वर्क आउट द टोटल लेंथ ऑफ ऑल एजेस ऑफ द अदर क्यूब. अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्यूब में कितनी एजेस होते हैं टोटल. क्यूब में टोटल एजेस अगर हम इसको काउंट करें तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. अच्छा, तो इसमें टोटल 12 एजेस है हमारे पास. दिस इज द 12 वन. अच्छा, इसमें टोटल 12 एजेस है हमारे पास. अब उसने पूछा वर्क आउट द टोटल लेंथ ऑफ ऑल ऑफ द एजेस ऑफ द लार्जर क्यूब. लार्जर क्यूब इसमें कौन सा, दोनों की लेंथ को अगर हम कंपेयर करें तो एक 3 सेंटीमीटर है और एक 5 सेंटीमीटर है, तो लार्जर क्यूब 5 सेंटीमीटर वाला होगा. अच्छा, अब इसको क्योंकि नंबर ऑफ साइड 12 है तो इसको 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर. Question 5, the diagram shows the net of a solid when drawn on a 1 centimeter grid.
सबसे पहले तो हमें शेप ऑब्जर्व करनी होगी कि कौन सी शेप बनेगी जब इसका नेट एक शेप में फॉर्म होगा। तो अगर इसमें देखें दो सर्कल्स हैं ऊपर नीचे और एक रेक्टेंगल है, तो ये अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये सिलेंडर में ऐसा होता है। अगर हम इसको पूरा रोल कर दें और ये सर्कल्स फिट हो जाए तो एक सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। अच्छा, अब हमें इसके सबसे पहले तो इसका नाम लिख देंगे, नेम ऑफ सॉलिड विच इज सिलेंडर। अब हमें इसके डायमेंशंस लेंगे। डायमेंशन में हम इसका रेडियस और हाइट ले सकते हैं। हाइट इसकी होगी, अगर हम हाइट काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 बॉक्सेस आ रहे हैं और उसमें लिखा हुआ है एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो इसकी हम हाइट लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर। दूसरी चीज, अगर इसका हम रेडियस देखें तो एक सर्कल का हाफ होता है उसका रेडियस। अगर इसका हाफ देखें तो 1.5 सेंटीमीटर आ रहा है इसका रेडियस। क्वेश्चन 6, राइट डाउन अ प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 15। अच्छा, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ अपने और 1 के टेबल में आए। 10 और 15 में अगर प्राइम नंबर्स देखें तो इवन नंबर्स तो प्राइम नंबर नहीं होते, और वो नंबर जो 5 के मल्टीपल्स हो, जैसे कि जिनके एंड में 5 या 0 आ रहा हो, वो भी प्राइम नंबर्स कभी भी नहीं होंगे। तो बच्चे कौन से 11 एंड 13, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, इसमें से कोई भी हम एक प्राइम नंबर लिख सकते हैं। पार्ट बी, एन इरेशनल नंबर बिटवीन 10 एंड 15। इरेशनल वो नंबर होता है विच कैन नॉट बी रिटन एज अ फ्रैक्शन। अच्छा, इसमें हम कोशिश करेंगे कि वो नंबर लिखें जो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो। अच्छा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर में अगर हम पहले देखें कि रूट की फॉर्म में लिखेंगे। अगर हम 10 का स्क्वायर करें तो 100 होता है, तो हमें कोई ऐसा नंबर लिखना होगा 100 के आसपास लेकिन 100 से ऊपर हो, उसका अंडर रूट करें तो समवेयर बिटवीन 10 एंड 15 आ जाएगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं अंडर रूट 101, अंडर रूट 102 भी हो सकता है। मतलब ये अगर हम 15 का स्क्वायर करें तो आता है 225, तो हमें 100 से लेकर 225 के बीच में कोई नॉन परफेक्ट अंडर रूट लिखना होगा। Question 7, 20 students were asked how many pets they owned. The responses are shown in the table. अच्छा, ये नंबर ऑफ पेट्स हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी है कि कितने स्टूडेंट्स ने, जैसे 0 पेट्स कितने स्टूडेंट्स ने बोला हुआ विच इज 3 एंड सो ऑन। पार्ट ए, फाइंड द मीडियन नंबर ऑफ पेट्स। मीडियन के लिए हम सबसे पहले मीडियन पोजीशन इसकी देखेंगे। मीडियन पोजीशन का फॉर्मूला होता है टोटल फ्रीक्वेंसी प्लस 1/2। इधर टोटल फ्रीक्वेंसी है 20, इसमें प्लस 1 करेंगे तो 21/2 इज 10.5। अच्छा, 10.5 का मतलब जो जहां फ्रीक्वेंसी 10.5 आ रही होगी उसका जो नंबर ऑफ पेट्स होंगे वो हमारा मीडियन होगा। अच्छा, पहले देखें 3, तो इसमें 10.5 नहीं आ रहा। 3 में हम 8 प्लस करें तो 11 हो रहा है, तो इसका मतलब 10.5 जो होगा वो कहीं इधर आएगा। इसका अगर हम नंबर ऑफ पेट्स देखें तो 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका मीडियन आएगा 1। पार्ट बी, कैलकुलेट द मीन नंबर ऑफ पेट्स। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, जिसमें से जो एफ है वो विच इज फ्रीक्वेंसी and x is the number of pets. तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 into 0 plus 8 into 1 plus 3 into 2 plus 4 into 3 plus 0 into 4 and plus 2 into 5 upon sigma f which is 20. So हम कैलकुलेट करेंगे 3 into 0 is 0 plus 8 into 1 is 8, 3 into 2 is 6, 4 into 3 is 12, 0 into 4 is 0 which will not be written, and plus 2 into 5 is 10. Upon 20 the answer will be 1.8. क्वेश्चन नंबर 8, वर्क आउट 2/3 माइनस 3/5। फ्रैक्शन के क्वेश्चन में सबसे पहले हम चेक करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल है कि नहीं। अगर तो इसका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो हम एलसीएम के थ्रू पहले इसका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो इसका अगर 3 और 5 का एलसीएम लें तो हमारे पास 15 इसका एलसीएम आएगा। जब चेक करेंगे कि 3 में कितना मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है, तो हम 3 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, और 5 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। अब क्योंकि 3 into 5 किया तो 2 into 5 करेंगे तो आंसर आएगा 10, एंड 5 into 3 किया तो 3 into 3 करेंगे तो आंसर आएगा 9। सो 10 minus 9 will be 1/15। पार्ट बी, 3/5 डिवाइड बाय 2/3। जब भी डिवाइड का साइन हो तो इसमें हम डिवाइड के साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो राइट साइड वाला फ्रैक्शन होगा इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। मतलब जो अगर 2/3 लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई लेके इसको कर देंगे 3/2। अब ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 into 3 will be 9 and 5 into 2 will be 10। इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं और डेसिमल फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, राइट दिस लेंथ इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। सबसे पहले हम इसको किसी एक यूनिट में कर लेंगे। कोई दरमियान के यूनिट देखें तो इसमें मीटर में हम सबको कर सकते हैं। 32,000 का अगर मीटर में करें तो हमें करना होगा डिवाइडेड बाय 100, तो आ जाएगा 320 मीटर्स। 3300 मिलीमीटर्स को करें तो एक दफ़ा सेंटीमीटर में अगर मिलीमीटर को करते हैं तो हमें 10 से करना होता है और फिर 100, तो इसका मतलब टोटल 3 जीरोस हो गए, तो हमें 3 डेसिमल पीछे लेकर जाना होगा। ये आ जाएगा 3.3 मीटर्स। 3.1 किलोमीटर को मीटर्स में करें तो हमें मल्टीप्लाई बाय 1000 करना होगा, which will be 3100 meters, and at last 34 meter will be as it is. अब हम इसमें देख सकते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, बल्कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। सबसे छोटी वैल्यू इसमें ये है, which is 3300 millimeter. Then it will be 34 meter. After that it will be 320 meter, and at last it will be 3100 meters. तो ये आंसर्स हम इस फॉर्म में लिखेंगे जिसमें क्वेश्चन में फॉर्म होगा, उसी फॉर्म में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, द टेबल बिलो शोज द मंथली रेंट फॉर 9 अपार्टमेंट्स एंड द डिस्टेंस ऑफ दीज अपार्टमेंट्स फ्रॉम द सिटी सेंटर। अच्छा, इसमें ग्राफ दिया हमें ग्राफ में पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। कंप्लीट द स्कैटर डायग्राम, द फर्स्ट 4 पॉइंट्स हैव बीन प्लॉटेड फॉर यू। अच्छा, इसमें जो डिस्टेंस फ्रॉम द सिटी सेंटर है वो एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है और मंथली रेंट दिया हुआ है वाई एक्सिस पे। जो ग्रे हाईलाइट हुए हैं इसका मतलब वो पहले से पॉइंट्स प्लॉट हुए हैं विच आर इन ब्लैक कलर। बाकी हमें प्लॉट करने हैं तो मैंने ब्लू से प्लॉट कर लिए। पार्ट बी, व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन इज शोन ऑन द डायग्राम। कोरिलेशन अगर के हम टाइप की बात करें तो 2 टाइप के कोरिलेशन होते हैं। एक नेगेटिव जो कि लाइन नीचे की तरफ स्लोप कर रही हो, और एक पॉजिटिव जो जिसका ग्रेडियंट पॉजिटिव हो, मतलब लाइन ऊपर की तरफ स्लोप कर रही हो। इसमें अगर हम देखें तो इसका ग्रेडियंट नेगेटिव है, तो इसमें हम इसको टाइप ऑफ कोरिलेशन लिख सकते हैं नेगेटिव। पार्ट सी, ऑन द स्कैटर डायग्राम ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट हम कर देते हैं, ये समथिंग इस टाइप की बनेगी। यूज योर लाइन ऑफ बेस्ट फिट टू एस्टिमेट द मंथली रेंट फॉर एन अपार्टमेंट व्हिच इज 4 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी। अच्छा, किलोमीटर एक्स एक्सिस पे है तो हम इसको 4 किलोमीटर को एक्सटेंड करेंगे जब तक हमें लाइन ऑफ बेस्ट फिट से जाके टच ना हो। अच्छा, इधर इस पॉइंट पे लाइन ऑफ बेस्ट फिट से टच हो रही है तो इस पॉइंट का हम वाई एक्सिस पे पॉइंट देखेंगे विच विल बी $280। इसको हम लिख सकते हैं इधर 280। Question 11, Part A, 100 adults were asked the color of their car. The results are shown in the table. अच्छा, रिजल्ट्स गिवन है, जैसे रेड कार जो है वो 36 एडल्ट्स ने चूज किया है, ब्लैक कार 11 एडल्ट्स ने, ब्लू कार 23 एडल्ट्स ने और सिल्वर कार 30 एडल्ट्स ने। राइट ऑन द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट वन ऑफ दिस कार इज ब्लू। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का आपको हमेशा याद रखना होगा कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी होती है, और प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम रिक्वायर्ड अपॉन टोटल करते हैं। तो इसमें अगर हम ब्लू की फ्रीक्वेंसी देखें तो वो 23 है, अगर हम सारी फ्रीक्वेंसीज को टोटल फ्रीक्वेंसी निकालें प्लस करके तो आएगी 100। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो ब्लू की होगी वो होगी 23/100 और 0.23। पार्ट बी, अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ 1200 adults were asked the color of their car. The relative frequencies of one of these adults owning a white car is 0.3. अच्छा, एक चीज तो मैंने बताई कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी को कहते हैं, लेकिन जब अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के निकालने का एक फॉर्मूला होता है विच इज फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, सेम एज इन द प्रोबेबिलिटी। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की जगह हम रखेंगे 0.3 एंड टोटल फ्रीक्वेंसी की जगह हम रख देंगे 1200, क्योंकि इसमें टोटल फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी है विच इज 1200। अब 1200 को जब 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 360। क्वेश्चन नंबर 12, by writing each number correct to one significant figure, estimate the value of। अच्छा, अगर 0.28 को 1 सिग्निफिकेंट में करें तो एक चीज याद रखिए, जो लेफ्ट साइड पे डेसिमल के लेफ्ट साइड पे जो 0 होता है वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है, और जो राइट साइड पे होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। इसमें 0.28 में अभी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 28 को अगर हम राउंड ऑफ करके 3 कर दें तो 1 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। 37.4 में जो हमें देखना होगा कि ये अभी इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं,
तो 0 हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होता है, तो इसका राउंड ऑफ करके अगर हम 40 कर दें तो एक सिर्फ 4 होगा इसमें सिग्निफिकेंट नंबर, और जो इसका राइट वाला 0 है वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। 77.8 में भी हम राउंड ऑफ करके 80 करेंगे तो सिर्फ इसमें 8 होगा वन सिग्निफिकेंट नंबर। अब इसको सॉल्व करें तो 40/80 हो जाएगा 1/2, और 0.3 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 0.15। क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट ए, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। पार्ट 1 x + 3 × x - 4। सबसे पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को -4 से, देन 3 को x से, एंड देन 3 को -4 से। x × x is x² plus x × 4 is -4x, plus 3 × x is 3x, and plus 3 × -4 is -12। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा x² - x - 12। पार्ट 2 5 × x + 2 - 2 × 2x - 1। तो सॉल्व करेंगे तो 5 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x + 10 हो जाएगा, और -2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x + 2 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x टर्म एक साइड आ जाएंगे, 5x - 4x will be x and 10 + 2 will be 12। पार्ट बी, राइट एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें भी वही बात, अगर फ्रैक्शन का सम है तो इसके डिनोमिनेटर हम पहले इक्वल करेंगे एडिशन के समय। तो 3 और 9 का अगर एलसीएम ले तो इसका एलसीएम 9 ही आएगा। 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, तो 4 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12b + 5b/9, and the answer will be 17b/9। Question number 14 part A, write 0.000863 in standard form। स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा इस फॉर्म में होता है। अगर मैं इसको लिखूं a.0, फिर a is an integer, a.0 into 10⁻⁵ b। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक चीज याद रखनी है, अगर हम डेसिमल को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो 10 की पावर जो होगी वो सब्ट्रैक्ट होगी, और अगर हम डेसिमल को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं तो 10 की पावर ऐड होती रहेगी। इसमें हम डेसिमल को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4 प्लेसेस राइट पे हमने शिफ्ट किया तो इसकी -4 हो जाएगी 10 की पावर। अगर इसमें अभी 10 की पावर 0 है तो 0 - 4 विल बी -4। इसका आंसर हो जाएगा 8.63 × 10⁻⁻4। The table shows the approximate area of some deserts। अच्छा, एंटार्क्टिका का जो एरिया है 1.4 × 10⁻7 km² है। ऐसे सारे एरिया जो हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। राइट डाउन द नेम ऑफ द डेजर्ट विद द लार्जेस्ट एरिया। लार्जेस्ट एरिया में देखेंगे 10 पावर जिसकी सबसे ज्यादा होगी वही लार्जेस्ट एरिया होगा। इसमें हम देखें एंटार्क्टिका में 10⁻7 है, ये होगा हमारा लार्जेस्ट एरिया। पार्ट 2, कैलकुलेट द टोटल एरिया ऑफ द अरेबियन एंड कलाहारी डेजर्ट्स। गिव योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम एडिशन की बात करें तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें एक चीज का ख्याल रखना होगा कि सबसे पहले हम 10 की जो पावर होगी वो उसको हम ले लेंगे कॉमन। अच्छा, इधर एरिया ऑफ अरेबियन डेजर्ट है 2.3 × 10⁻6 एंड 9.0 × 10⁻5। दोनों को अब ऐड करेंगे। इसमें जो कॉमन 10 की पावर आई है वो जो लेस पावर हम वो लेते हैं, क्योंकि इधर है 10⁻5। 10⁻5 को हम कॉमन लेंगे और जो फिर अंदर क्या बचेगा 2.3 बच जाएगा, इंटू 10⁻6 में से 5 माइनस करेंगे तो 10⁻1 बच जाएगा, और इधर एंड में बचेगा +9। तो इसको सॉल्व करें तो 2.3 × 10 will be 23 अकॉर्डिंग टू डीमास रूल, +9 then it will be 32 × 10⁻5। अच्छा, अब इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है गिव योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम अब इसको डेसिमल एक लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो 10 की जो पावर होगी वो ऐड हो जाएगी। इट विल बी 3.2 × 10⁻6। क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट ए, इवैल्यूएट 7⁻³ डिवाइड बाय 7⁻4। सबसे पहले डिवाइड है तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे और मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, हो जाएगा 7⁻³ × 7 × 1/7⁻4। अच्छा, इंडाइसेस का एक रूल है कि जब भी पावर नेगेटिव में हो तो उसको हम अगर फ्लिप कर दें, मतलब रेसिप्रोकल कर दें, तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है। अब 7⁻³ है, इसको मैं अगर फ्लिप करूं तो 1/7⁻³ हो जाएगी, और इंटू अगर 1/7⁻4 है तो 7 - 4 ऊपर आके 7 पावर +4 हो जाएगा।
इसको अब हम पावर से पावर सिंप्लीफाई करेंगे, 3 और 4 को जब कैंसिल आउट करेंगे तो 1 into 7 बचेगा, विच विल बी 7. पार्ट बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन 3 पावर 6 पावर k इक्वल्स टू 3 स्क्वायर. अच्छा, सबसे पहले तो एक रूल होता है डबल पावर्स आर ऑलवेज मल्टीप्लाइड. तो 6 इंटू के को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 पावर 6 के इक्वल्स टू 3 स्क्वायर. अच्छा, अब इसमें हम ये रूल देखेंगे, इफ बेसिस आर सेम पावर्स आर इक्वेटेड. इधर जो बेसिस है वो दोनों जगह 3 है, तो इसकी जो पावर्स है वो इक्वेट कर देंगे, विच विल बी 6 के इक्वल्स टू 2. के को सब्जेक्ट बनाएंगे, के इक्वल्स टू 2/6 एंड सिंप्लीफाइड फॉर्म विल बी 1/3. Part C, simplify 3 into 2 square into 3 cube into 5 power 4 square. Give your answer in the form 2 power A into 3 power B into 5 power C. अच्छा, सबसे पहले तो हम इस स्क्वायर को खत्म करेंगे. स्क्वायर को ऐसे सॉल्व करेंगे कि जो एक रूल होता है इंडाइसिस का, डबल पावर्स आर ऑलवेज मल्टीप्लाइड. इसमें जो पावर्स है इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 3 इंटू 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 6 एंड इंटू 5 पावर 8. अच्छा, अब इस 3 को हम अंदर ले आएंगे इस ब्रैकेट के साथ. जब ब्रैकेट के साथ ले आएंगे तो इसमें देखें, एक तो 2 इस टू पावर 4 होगी. अब 3 दो जो से आइडेंटिकल बेसिस है 3, उसमें एक की पावर 6 है और एक की पावर 1 है, और जो लास्ट 5 है उसकी पावर 8 है. तो इंडाइसिस का एक रूल होता है, इफ बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लिकेशन पावर्स आर एडेड. जो 3 बेस सेम है, इसमें पावर्स इसकी ऐड हो जाएगी तो आंसर आ जाएगा 2 इस टू पावर 4 इंटू 3 इस टू पावर 7 and into 5 is to power 8. Question 16. The vector P is 2 and 3, Q equals to -3 and 2. अच्छा, अगर वेक्टर की मैं एक फॉर्म में बात करूं कि वेक्टर में -3 2 रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, तो जो ऊपर वाला नंबर होता है ये x एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और जो नीचे वाला होता है वो y एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि कितनी पोजीशन वो मूव हो रहा है. पॉजिटिव और नेगेटिव पे होता है कि अगर x वाला नंबर पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो राइट पे जा रहा है, मतलब उसकी पोजीशन राइट पे हो रही है वो, और अगर नेगेटिव है तो वो लेफ्ट पे जा रहा है. और अगर y एक्सिस का पॉजिटिव और नेगेटिव है तो अगर y में अगर पॉजिटिव है तो वो ऊपर जा रहा है, और अगर नेगेटिव है तो वो नीचे जा रहा है. इस डायग्राम से भी आप हेल्प ले सकते हैं. ऑन द यूनिट ग्रिड बिलो ड्रॉ एंड लेबल वेक्टर p. वेक्टर p के x एक्सिस में 2 पॉइंट्स आगे जा रहा है और y एक्सिस में 3 पॉइंट्स अबव जा रहा है. तो इसमें हम कोई भी पॉइंट ऐसे लेंगे और इसमें हम वेक्टर p ड्रॉ करेंगे ऐसे, जैसे पहले 2 पॉइंट्स x एक्सिस पे एंड देन 3 पॉइंट्स y एक्सिस पे. तो हमारे पास दो ये पॉइंट्स बन गए. इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे और एरो बना देंगे, क्योंकि वेक्टर में एरो बहुत जरूरी होता है. दिस विल बी आवर वेक्टर p, और इसको हम इरेज कर देंगे. On the unit grid below, draw and label the vector 2q. 2 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर q को. 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 into -3 and 2 into 2. It will be -6 and 4. अच्छा, -6 and 4 को भी उसी तरीके से ड्रॉ करेंगे जैसे वेक्टर p को किया था. इधर पहले एक पॉइंट बनाएंगे. अच्छा, इधर से मैं पॉइंट से नहीं सॉल्व कर सकता क्योंकि इधर -6 लिखा हुआ है, मतलब x एक्सिस पे हम 6 पोजीशंस लेफ्ट पे जाना है. तो समवेयर हम इधर पॉइंट लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6. ये -6 हो गया, एंड 1 2 3 एंड 4. ये आ जाएगा हमारा दूसरा पॉइंट इधर. इन दो लाइंस को हम ज्वाइन कर देंगे और एरो साइन हम अपवर्ड्स बना देंगे क्योंकि y एक्सिस पॉजिटिव है. इट विल बी 2q. Next, part C. On the unit grid below, draw and label vector p minus q. अच्छा, p minus q को हम पहले सॉल्व करेंगे. सिंपल मैट्रिसेस की तरह इसकी सब्ट्रैक्शन होगी. तो ऊपर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. 2 minus minus 3 will be 5 and 3 minus 2 will be 1. वेक्टर आ जाएगा 5 and 1. इसको भी हम इसी तरीके से ड्रॉ कर देंगे. अब एक्स एक्सिस पे हमें 5 टाइम्स राइट जाना है पहले, 1 2 3 4 5, और 1 टाइम हमें अबव जाना है. इन दो पॉइंट्स को अब ज्वाइन कर देंगे और लेबल कर देंगे p माइनस q.
Question number 17. The scale of a map is 2 centimeter to 1 kilometer. The area of a word on the map is 6 centimeter square. Calculate the actual area of the word in kilometer square. तो हमें एक चीज देखनी होगी कि जो क्योंकि ये बताया हुआ है कि स्केल के हिसाब से इसने पूरा मैप ड्रॉ किया है, तो इसका मतलब जो मैप पे जो ड्राइंग होगी और जो असल जो प्लेस होगी, ऑब्जेक्ट होगा, वो दोनों सिमिलर होंगे. मतलब उन दोनों की साइड्स उन दोनों की जो डायमेंशंस होंगी, उनका जो रेशियो होगा वो सेम होगा. जब भी सिमिलरिटी की बात आ जाए तो उसमें एरिया का एक फॉर्मूला होता है, एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 होल स्क्वायर. इसमें हम जो एरिया 1 लेंगे, जैसे इसमें एरिया 1 अगर मैं लूँ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो L1 इसी की साइड लेनी होगी विच इज 2 सेंटीमीटर. हम वैल्यूज पुट करके अब इसमें एक्चुअल एरिया निकाल सकते हैं. एक्चुअल एरिया अगर हम निकालें तो 6 अपॉन x इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 होल स्क्वायर. 2 स्क्वायर विल बी 4 and 4x equals to 6. x equals to 6 upon 4 equals to 1.5. Question number 18 part A. In the Venn diagram, shade the region represented by P intersection Q prime. अच्छा, सेट्स की शेडिंग के लिए आसान ट्रिक ये है कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको दो पार्ट्स में पहले डिवाइड करें. इसमें पहला पार्ट होगा P और दूसरा पार्ट होगा Q प्राइम. Q प्राइम वो सेट होगा जो वो सारा एरिया जो सेट Q में ना आ रहा हो. दो पार्ट में डिवाइड इसलिए ऐसे करेंगे कि सबसे पहले हम अलग से P सेट को शेड करें. अगर मैं इधर सिर्फ P सेट को शेड करूं तो ये कुछ इस तरीके से पूरा P सेट शेड हो जाएगा. अच्छा, अगर दूसरा पार्ट इसका ये है Q प्राइम, अगर मैं Q प्राइम को शेड करूं तो Q को छोड़ के बाकी पूरा एरिया जो है बाहर की तरफ है वो सारा शेड हो जाएगा. ये सारा एरिया शेड हो जाएगा. अच्छा, इंटरसेक्शन अब बीच में लिखा हुआ है, इसका मतलब कॉमन. हम दोनों शेडेड एरियाज में जो कॉमन शेडेड एरिया है वो हम ओरिजिनल डायग्राम में शेड कर देंगे, विच इज दिस इज द कॉमन शेडेड एरिया. ये पूरा सर्कल Q को छोड़ के शेड हो जाएगा. Part B, a club has 32 members. 14 of the members are female and 80 of the members are male. 5 of the females have black hair and 6 of the males have black hair. अच्छा, सबसे पहले हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं. इधर यूनिवर्सल सेट अगर हम देखें तो यूनिवर्सल सेट में ऑल टुगेदर जितने भी मेंबर्स होंगे वो हम लिख देंगे विच आर 32 मेंबर्स. F is for female. फीमेल में कितने मेंबर्स हैं? 14 है. और B is for members with black hair. ब्लैक हेयर में हम देखें तो फीमेल्स के 5 फीमेल्स हैं जिनकी ब्लैक हेयर है और मेल्स में 6 हैं, तो 5 plus 6 will be total of 11 people with black hair. वेन डायग्राम अब फिल करते हैं. वेन डायग्राम में सबसे पहले हम देखेंगे इंटरसेक्शन कितने हैं. इंटरसेक्शन हम देखेंगे फीमेल और एंड पीपल विद ब्लैक हेयर में कितने इंटरसेक्शन है. तो 5 फीमेल्स हैं और जिनके ब्लैक हेयर हैं और टोटल 14 फीमेल्स हैं. तो इसमें 5 जो होगा वो हो जाएगा कॉमन एलिमेंट. बाकी ब्लैक हेयर में अब कितना बचा? ब्लैक हेयर में 6 मेल्स बचे और फीमेल्स में अगर ओनली फीमेल्स विदाउट ब्लैक हेयर जो होंगे वो 14 - 5 कर देंगे तो ये आ जाएंगे 9. अच्छा, बाकी जितने बचे वो बाहर हम यूनिवर्सल सेट में लिख देंगे. अगर इन तीनों को ऐड करें तो आ जाएगा 9 + 5 14 + 6 20. बाकी 12 मेंबर्स बचे, इसको हम बाहर लिख देंगे 12. क्वेश्चन नंबर 19 एक एंगल प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है. एंगल प्रॉपर्टीज के लिए सबसे पहले मैं आपसे कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करूं तो अगर इस रेड वाली प्रॉपर्टी को देखें, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफेरेंस. मतलब जिन दो पॉइंट से एक एंगल सर्कमफेरेंस पे बन रहा होगा और उन्हीं दो पॉइंट पे सेंटर से भी एक एंगल बन रहा होगा, तो जो सेंटर वाला एंगल होगा वो सर्कमफेरेंस वाले एंगल से डबल होगा. जैसे इधर 2x है तो जो सर्कमफेरेंस पे इसका एंगल है वो x होगा. अगर पर्पल वाली इसकी बात करें प्रॉपर्टी की, तो इसमें लिखा हुआ है एंगल इन सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल. दैट मींस एनी एंगल फॉर्मिंग फ्रॉम द सेम 2 पॉइंट्स विल ऑलवेज बी इक्वल. सेम सेगमेंट माने सेम एरिया में, मतलब अगर मैं कोई एंगल इधर से बनाऊं तो वो इनके इक्वल नहीं होगा. जो इनके ऑपोजिट साइड हैं वही सारे इक्वल होंगे एंगल. वो भी तब जब ये सारे एंगल किसी दो पॉइंट से ही आ रहे हो. जैसे G और D से 3 एंगल्स बन रहे हैं एक ही सेगमेंट पे, तो ये तीनों एंगल्स इक्वल होंगे.
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों पॉइंट सर्कमफेरेंस पे टच हो रहे हो। क्वाड्रिलेटरल साइड विद 4 पॉइंट्स। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी जो ऑपोजिट साइड होंगी वो सम्स अप करेंगी 180। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है जिसकी ऑपोजिट साइड होंगी वो ऐड होके 180 के इक्वल होंगी। जैसे इधर बी एंड एफ आर ऑपोजिट, तो b प्लस एफ विल बी 180 एंड g प्लस d विल बी 180। अब इस डायग्राम की तरफ आते हैं। इस डायग्राम में अगर हम क्वेश्चन से पहले इनको सिर्फ एंगल सॉल्व करके देखें तो सबसे पहले तो ये रेड वाली प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफेरेंस। इसमें g और d से ये एंगल एक सर्कमफेरेंस पे भी और एक सेंटर भी है, तो 75 अगर सर्कमफेरेंस पे इसको तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो सेंटर पे इसका एंगल आ जाएगा 150। अच्छा, अगर अब मैं बात करूं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, तो इससे हम एंगल बी निकाल सकते हैं क्योंकि हमने लिखा था b प्लस एफ इक्वल्स टू 180। अगर हम एंगल बी निकालें तो b प्लस 75 इक्वल्स टू 180 करेंगे और 180 में हम 75 अगर माइनस करें तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 105 डिग्रीज। ये दो एंगल्स हो गए। और भी देखेंगे अगर हम कोई एंगल हमारा इक्वेट हो रहा हो तो एंगल इक्वेट हो रहा है, ये इसके प्रॉपर्टी हम निकाल सकते हैं एंगल इन सेम सेगमेंट से विच आर ऑलवेज इक्वल। इसमें भी देखें g और d से एक एंगल बन रहा है f का विच इज 75 और g और d से एक और एंगल बन रहा है एंगल e विच शुड आल्सो बी 75 डिग्रीज। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फाइंड एंगल DEG। DEG निकालें तो हमने निकाल लिया 75 डिग्री, एंगल इन सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल वाली प्रॉपर्टी से। पार्ट बी, फाइंड एंगल DOG। DOG निकालें तो ये भी निकाल दिया 150 डिग्री, ये एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफेरेंस वाली प्रॉपर्टी से। पार्ट सी, फाइंड एंगल DBC। DBC अगर हम निकालें तो अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ABC, जिसमें से हमें इसके दो एंगल्स पते हैं, दोनों को 180 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास थर्ड एंगल DBC आ जाएगा। इसको हम करेंगे 180 माइनस 105 माइनस 48, द आंसर विल बी 27 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 20, fx equals to 6x plus 2 upon 5, find f of 3। इसमें हम ये देखेंगे कि अब जैसे इधर f के बाद जो x लिखा हुआ है और क्वेश्चन में इधर x की जगह इधर 3 लिख दिया, तो इसमें जो इक्वेशन है इसमें भी हम x की जगह x को रिप्लेस करके 3 लिख देंगे। तो 6 into 3 plus 2 upon 5 करेंगे which will be 18 plus 2 upon 5, 20 upon 5 will be 4। Find f inverse of x। इनवर्स के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप, write fx as y। The second step is make x subject and the last step will be replace y with x and x with f inverse of x। सबसे पहले write fx as y, इसमें हमने y लिख दिया fx की जगह और बिल्कुल सेम इक्वेशन कॉपी कर दी। अब हमें x को सब्जेक्ट बनाना है। x को सब्जेक्ट बनाने के लिए पहले 5 को तो y से मल्टीप्लाई किया और फिर हमने 2 को उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दिया और फिर 6 को डिनोमिनेटर में भेज के x को सब्जेक्ट बना लिया। अब लास्ट में हमें x को रिप्लेस कर देंगे f इनवर्स x से और जो y है उसको रिप्लेस कर देंगे x से, तो हमारा आंसर आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x का। क्वेश्चन नंबर 21, y is inversely proportional to x plus 1 whole square। Given that y equals to 2 and x when x equals to 3, find y when x equals to 9। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में सबसे पहले हम लिखेंगे इसका k कांस्टेंट निकालेंगे, इसका फॉर्मूला बनाएंगे। अगर हम इसको लिखें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को तो इस तरीके से लिखते हैं y इक्वल्स टू k अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो x प्लस 1 होल स्क्वायर k कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा होता। अच्छा, सबसे पहले x और y की वैल्यूज जो गिवन है उसको डाल के हम k कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। y की जगह हम 2 डालेंगे और x की जगह 3 प्लस 1 विल बी 4 स्क्वायर इज 16 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 32। ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा y इक्वल्स टू
32 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को यूज करके हम y निकाल सकते हैं व्हेन x इक्वल्स टू 9। x की जगह हमने 9 रख दिया और k कांस्टेंट की जगह 32। इट विल बी 32 अपॉन 100 व्हिच इज 0.32। इसमें 22 फैक्टराइज 5ax minus 3ay minus 10cx plus 6cy। इसमें हम कॉमन एलिमेंट्स लेंगे। सबसे पहले अगर 5ax और माइनस 3ay में कॉमन देखें तो a कॉमन आ रहा है दोनों में, तो a को बाहर कॉमन ले लेंगे। और 10cx plus 6cy में करें तो 2c हमारे पास कॉमन आ रहा है, माइनस 2c। तो हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा पहले 5x minus 3y और जब बाद वाले में बचेगा 5x minus 3y। 5x minus 3y दोनों में कॉमन है तो उसको वन टाइम लिख देंगे और जो बाकी बचा है a minus 2c वो दूसरा कॉमन एलिमेंट लिख देंगे। पार्ट बी 15xy minus 7x minus 4। इसको भी फैक्टराइज करने के लिए इसको ब्रेक मिडल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं। ब्रेक मिडल टर्म से सॉल्व करें तो पहले 15 into 4 करेंगे विच विल बी 60। अब फैक्टर्स देखेंगे कि कौन से दो ऐसे नंबर्स होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 60 बनेगा और इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -7 बनेगा। तो इसमें 12 into 5 करें तो 60 बनता है और अगर -12 plus 5 करें तो -7 होगा। तो ये हम दो फैक्टर्स ले सकते हैं। अच्छा, इसमें हम ब्रेक किया -7 को -12 plus 5 में। अब 15x² minus 12x में हम कॉमन लें तो 3x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 5x minus 4। और इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो इसमें हम 1 को कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी बचेगा अंदर फिर 5x minus 4। हमारा आंसर आ जाएगा 5x minus 4 and 3x plus 1। Question number 23, y equals to 3x plus 2 upon 2x minus 1. Rearrange the formula to make x the subject. x को सब्जेक्ट बना लेंगे, पहले 2x minus 1 को y से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम y को अलोन करके x को एक साइड ले आएंगे और फिर x कॉमन लेके 2y minus 3 को डिनोमिनेटर में भेज के x हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। Question number 24, m equals to 1043 and n equals to k014. Given that mn equals to nm, find the value of k. हमें पहले m को n से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर n को m से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले ये रूल होता है कि कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द रोज ऑफ सेकंड। इसमें अगर हम इसके कॉलम्स देखें तो 2 कॉलम्स हैं और इसकी जो रोज देखें तो 2 रोज हैं, इसमें दोनों इक्वल हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई आपस में कर सकते हैं। क्योंकि अब इसको मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय द कॉलम्स ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे कुछ इस तरीके से कि पहले जो ये रो होगी इससे मल्टीप्लाई और फिर यही रो इससे भी मल्टीप्लाई होगी। अच्छा, फिर हम 4 और 3 को भी दोनों कॉलम से एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, इक्वलिटी इन मैट्रिसेस में देखो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे मैट्रिसेस में वो हमेशा इक्वल होंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे और अगर हम देखें हमें k की वैल्यू निकालनी है तो कौन से ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे जिसमें से k की वैल्यू हम ले सकते हैं, वो है 4k plus 3 and will be equal to 1 plus 16। 4k plus 3 equals to 17 ले सकते हैं हम। 4k equals to 17 minus 3 and 4k equals to 14, k will be 3.5। Question number 25. This is a vector diagram drawn not to scale. In triangle ACD, B is the midpoint of AC। अच्छा, जो जो लिखा हुआ है हम साथ साथ लिखते रहते हैं। जो B है इसका मिड पॉइंट है, इसमें हम ये देख सकते हैं कि A भी अगर 6A plus 3 भी है तो BC भी इसी के इक्वल होगा which is 6A plus 3B। AB is the midpoint of AC and E is the midpoint of AD। E is the midpoint AD है जिसमें AE और ED जो होगा वो भी इक्वल होगा। Express as simply as possible in terms of A and B the vector AC। अगर हमें A से C पे जाना है तो इसको हम दोनों को प्लस कर सकते हैं, AB plus BC। इसमें हम 6A plus 3B को आपस में इसी से प्लस करेंगे, 6A plus 3BC तो हमारा आ जाएगा 12A plus 6B। द वेक्टर ED अगर हम निकालें तो A से D पे जाने के लिए हम देख सकते हैं कि पहले A से C पे जाएं और फिर C से D पे जाएं। क्योंकि हमें DC का वेक्टर गिवन है 5A plus 2B, तो CD को हम इसी वेक्टर को अगर नेगेटिव पे करें तो इसका CD आ जाएगा। अच्छा, AC की जगह तो हम लिख देंगे जो हमने ऊपर वाले पार्ट में निकाला था 12A plus 6B, और CD में हम DC का नेगेटिव कर देंगे तो आ जाएगा -5A minus 2B। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो AD वेक्टर आ जाएगा 7A plus 4B।
पार्ट बी शो दैट ईबी इज पैरेलल टू डीसी। अच्छा, ईबी इज पैरेलल टू डीसी में जब हमें पैरेलल प्रूफ करना हो तो हम इसको ये प्रूफ कर सकते हैं कि इसका ये मल्टीपल है कि नहीं। मल्टीपल हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हम ईबी वेक्टर की वैल्यू निकालें। ईबी वेक्टर की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं कि पहले ई से ए पे जाएं और फिर ए से बी पे जाएं। हमें एडी की वैल्यू पता है विच इज 7a + 4b। अच्छा, अगर हम AE की वैल्यू निकालें तो हमें पता है AE जो है वो मिड पॉइंट है, अगर इसको डिवाइड बाय 2 करें तो AE आ जाएगा हमारे पास। AE आ जाएगा हमारे पास 3.5a + 2b। अब AE पे हमें नहीं जाना, हमें E से A पे जाना है, तो उसको हम नेगेटिव कर देंगे तो आ जाएगा -3.5a - 2b। अब हम सॉल्व कर सकते हैं EA + AB से हम EB वेक्टर निकाल सकते हैं। EA + AB करेंगे तो EA की जगह लिख देंगे -3.5a - 2b एंड AB की जगह लिखेंगे +6a + 3b विच इज गिवन। EB इससे हमारे पास आ जाएगा 2.5a + b। हमें प्रूफ करना है तो इससे DC से, तो 2.5a + b और 5a + 2b है, तो हम देख सकते हैं कि DC पूरा वेक्टर इसका डबल हो रहा है, तो हम इसको कर सकते हैं DC = 2 times EB और EB = ½ times DC। इससे हमारे पैरेलल वेक्टर्स प्रूफ हो जाएंगे।